आज सुमित्रा देवी की बेटी कोमल की शादी थी। शादी का मंडप नैनीताल की खूबसूरत वादियों में सजा हुआ था, लेकिन पंडाल में खुशी के माहौल के बावजूद सुमित्रा देवी की दोनों नई नवेली बहुओं प्रिया जेठानी और सोनाली देवरानी के चेहरों पर थोड़ी झुंझलाहट साफ दिख रही थी। अरे पंडित जी, थोड़े जल्दी जल्दी मंत्र पढ़िए। शादी कर आज ही हमें प्लेन से अपने शहर जाना है। प्रिया फुसफुसाते हुए बोली, ना जाने कब यह शादी और इसकी रस्में खत्म होंगी और कब हमें हमारे पतियों के साथ वक्त बिताने का मौका मिलेगा। सही कह रही हो जेठानी जी। कोई कहेगा हमें कि हम 2 दिन की नई नवेली दुल्हन है। हमारी शादी हुई नहीं कि मांझी ने अपनी बेटी की शादी करवा दी। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? बेटी घर से भागी थोड़ी ना जा रही थी। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी हमारी ननद की शादी करवाने की, वह भी अपने शहर नहीं दूसरे शहर जाकर डेस्टिनेशन वेडिंग। अब बस जल्दी जल्दी यह शादी निपटे और हम सब लोग फ्लाइट से अपने शहर चले जाएं। सुमित्रा देवी के दोनों बेटे रमेश और राघव की 2 दिन पहले ही शादी हुई थी। 2 दिन बाद ही सुमित्रा देवी की बेटी कोमल की शादी थी। कोमल पहाड़ों में एक डेस्टिनेशन वेडिंग करना चाहती थी, इसलिए सभी लोग इस डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नैनीताल आए थे। 2 दिन बाद ही घर के बेटी की शादी होने की वजह से दोनों नई नवेली बहुएं प्रिया और सोनाली को अपने अपने पतियों के साथ वक्त बिताने का मौका ही नहीं मिलता और न ही उनकी सुहाग रात हो पाती है। थोड़ी देर में ही कोमल और मदन की शादी का रस्म भी संपन्न होता है और सभी लोग अब फ्लाइट पकड़ने के लिए जल्दी से बैंक्वेट हॉल में निकल जाते हैं। तभी उन सबको एयरपोर्ट पहुंच के पता चलता है कि मौसम खराब होने की वजह से सारी फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी है। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे बेटा? एयरपोर्ट वाले तो कह रहे हैं कि जब तक मौसम ठीक नहीं हो जाता कोई भी प्लेन नहीं उड़ेगा। अरे यार, मौसम के हालातों को देखते हुए तो ऐसा लग रहा है कि कम से कम मौसम को ठीक होने में 2 से 3 दिन का समय तो लगेगा ही। हम 2 से 3 दिन हम लोग सभी लोग यहाँ पे कैसे रहेंगे यार? ये तो समझ ही नहीं आ रहा है। मेरी मानो तो हम सब लोग ट्रेन से चलते हैं। यही पास में रेलवे स्टेशन है। राघव, तू यहीं सबके साथ रह, मैं स्टेशन होकर आता हूँ और टिकट का पता करता हूँ। रमेश नैनीताल रेलवे स्टेशन जाता है और वहां से मुंबई के लिए टिकट ले लेता है। सभी लोग थोड़ी देर में रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं और ट्रेन का इंतजार करने लगते हैं। कुछ समय में ट्रेन भी आ जाती है और सभी बाराती ट्रेन में चढ़ जाते हैं। दोनों देवरानी जेठानी और ननद को एक ही कोच मिलता है और वह तीनों अपने अपने पतियों के साथ अपनी अपनी सीट पकड़कर बैठ जाते हैं। शादी की थकान ने तो बहुत बुरी तरीके से थका कर रख दिया है। मैं तो चली सोने। इतना कहकर जेठानी प्रिया अपने पति रमेश के साथ ट्रेन की ऊपर वाली सीट पर जाकर लेट जाती है। वहीं दोनों देवरानी और ननद ट्रेन के नीचे वाली सीट पर लेट जाते हैं। अरे प्रिया, तुमने अपना मुंह रसगुल्ले की तरह फुला क्यों रखा है? तो आप क्या चाहते हैं, मैं यहाँ पर भांगड़ा करूँ? हमारी शादी को 3 दिन हो गए हैं, लेकिन हमने अभी तक अपनी सुहागरात नहीं मनाई। सोचा था फ्लाइट से शहर जाएंगे तो घर जल्दी पहुँच जाएंगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से वक्त बिता सकेंगे, लेकिन इस मौसम की वजह से फ्लाइट भी कैंसिल हो गई और ऊपर से आपको टिकट भी हमारे लोगों के साथ ही करवानी थी। आप एक अलग कोच नहीं देख सकते थे हमारे लिए? प्रिया, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ये टिकट भी बड़ी मुश्किल से मिली है यार। अब जैसे तैसे करके गुजारा कर लो ना, बस कुछ ही घंटों की तो बात है यार। जहाँ एक तरफ अपनी सुहाग रात को ना मनाने को लेकर प्रिया का मुंह फुला हुआ था, वहीं नीचे सो रही सोनाली और कोमल का भी कुछ यही हाल होता है। देखो सोनाली, मैं तुम्हारे मुंह दिखाई के लिए क्या लेकर आया हूँ। हे भगवान, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आप मुझे ट्रेन के अंदर यह सोने की अंगूठी दे रहे हैं। अगर किसी ने देख लिया ना तो 2 मिनट लगेंगे अंगूठी को गायब होने के लिए। अगर इतना ही सुहागरात पर अंगूठी देने का शौक था तो हमारे लिए एक अलग से रूम बुक कर लेते ना। सुहागरात तो मनी नहीं, बड़े आए तोहफे देने वाले। अच्छा बाबा, गलती हो गई मुझसे, अब तो माफ कर दो। आखिरकार कब तक गुस्सा रहोगी मुझसे? गुस्सा ना रहूं तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं? तुम्हें पता है, सभी रिश्तेदारों को यह लग रहा है कि डेस्टिनेशन वेडिंग का प्लान मेरा था। वो सभी मेरे प्लान की वजह से यहाँ फंसे हैं, लेकिन किसी को क्या पता कि यह प्लान मेरा नहीं बल्कि तुम्हारा था। मुझे पता होता ऐसा कुछ होने वाला है तो मैं कभी भी डेस्टिनेशन वेडिंग प्लान ही नहीं करता यार। मैं खुद जानता हूँ कि कल शाम को हमारी गोवा के लिए फ्लाइट है। कोमल यार, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हमारा गोवा जाकर हनीमून करने का प्लान कैंसिल नहीं होगा। हम जरूर जाएंगे गोवा। तीनों नई नवेली जोड़े एक दूसरे को मनाने में लगे हुए होते हैं। जैसे तैसे रात होती है
उन तीनों की पत्नियों का गुस्सा शांत होता है और अब तीनों देवरानी, जेठानी और ननद अपने अपने पतियों के साथ प्यार भरी बातें करने लगते हैं। वहीं सोनाली और राघव एक दूसरे के करीब आने वाले होते हैं कि तभी उनके कोच के बाहर से चाय वाला गुजरता है। चाय चाय, स्पेशल अदरक वाली, इलायची वाली चाय। भाई साहब, चाय लेंगे क्या? नहीं भाई साहब, आप आगे जाइए प्लीज। उस चाय वाले की वजह से राघव का सारा रोमांस खराब हो जाता है। यार इतनी मुश्किल से तो इस ट्रेन में सुहागरात के लिए थोड़ा सा रोमांस का माहौल बना रहा था, लेकिन इस चाय वाले ने ना पूरी ऐसी की तैसी कर दी। एक तरफ जहां राघव चाय वाले के आ जाने से गुस्सा था, वहीं प्रिया और रमेश ट्रेन के ऊपर वाली सीट पर एक दूसरे के गले लगे हुए थे। दोनों काफी छोटी सी सीट पर एक दूसरे से चिपक कर लेटे हुए होते हैं। तभी अचानक से प्रिया का बैलेंस बिगड़ता है और वो सीधे ट्रेन के ऊपर वाली सीट से नीचे आ गिरती है। प्रिया को इस तरह गिरते हुए देखकर देवरानी और ननद उस पर हंसने लगती हैं। भाभी, आज तक तो सुना था कि आसमान से गिरा खजूर में अटका, लेकिन आज तो देख भी लिया। जिसके बाद प्रिया अपनी कमर पकड़ती हुई उठती है और वापस सीट पर चली जाती है, लेकिन इस बार प्रिया रमेश के साथ एक सीट पर लेटने की जगह पर दूसरी सीट पर जाकर लेट जाती है। अरे प्रिया, तुम वाली सीट पर जाकर क्यों सो रही हो यार? आओ ना, प्लीज आओ मेरे पास। हाँ, क्यों नहीं। इस बार कमर की हड्डी तोड़वाई है, अगली बार अपने घुटनों की हड्डी तोड़वा दूंगी। यही चाहते हो ना तुम? प्रिया का इतना गुस्सा देखकर बेचारा रमेश प्रिया से कुछ भी नहीं कहता और खुद अकेले ही सो जाता है। तुम गोवा वाले बीच पर क्या पहनोगी? ये साड़ी या फिर सूट मत पहन लेना तुम। मैंने तो बीच पर पहनने के लिए एक सुंदर सी ड्रेस ले रखी है। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, पर हम कल इस वक्त गोवा में अपने हनीमून पर होंगे। कितना मजा आएगा ना। कोमल अपने हनीमून को लेकर बात कर रही होती है कि तभी उनकी सीट के पास खांसते हुए उन दोनों के फूफा जी आ जाते हैं। बेटा जरा सुनो तो। फूफा जी को देखकर दोनों घबराकर उठ जाते हैं। बेटा, मुझे मेरे सीट पर नींद नहीं आ रही है। तुम्हारी वाली सीट पर काफी बड़ी खिड़की है। अगर तुम दोनों को बुरा ना लगे तो मैं तुम्हारी सीट पर लेट जाऊं? अरे हाँ फूफा जी, क्यों नहीं लेटे, आराम से लेटे। और उनके फूफा मस्त खर्राटे मारते हुए खिड़की से आ रही ठंडी ठंडी हवा के सामने सो रहे होते हैं। तीनों नई नवेली जोड़े स्विंग ट्रेन के अंदर अपनी सुहाग रात मनाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन उनकी सारी कोशिश नाकामयाब होती है। ऐसे ही कुछ घंटे बीत जाते हैं और वो तीनों शहर आ जाते हैं। फाइनली हम लोग अपने शहर आ गए। अब हम आराम से अपने पतियों के साथ टाइम बिताएंगे और अपनी सुहाग रात भी मनाएंगे। इन्होंने तो मेरे लिए एक बहुत बड़े 5 स्टार होटल में रूम भी बुक किया है। हम तो सीधा वहीं जा रहे हैं। प्रिया अपने ससुराल आ जाती है और वहीं सोनाली अपने पति के साथ एक बहुत ही बड़े होटल में जाती है और दोनों देवरानी जेठानी आखिरकार अपने पतियों के साथ अपने सुहाग रात के सपने को पूरा करते हैं। वहीं दूसरी तरफ कोमल भी अपने पति के साथ अपने हनीमून डेस्टिनेशन गोवा में पहुंच जाती है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हम लोग गोवा में हैं। कितना मजा आ रहा है ना मदन। ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने रूम पर तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा सरप्राइज प्लान किया है। सरप्राइज का नाम सुनकर कोमल की खुशी दोगुनी हो जाती है और कोमल भी अपने पति के साथ आखिरकार अपनी सुहाग रात मनाती है और दोनों अपने हनीमून को एंजॉय करते हैं। और इसी तरह से ट्रेन में ना सही, लेकिन आखिरकार जेठानी और देवरानी की सुहाग रात भी मन जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना न भूलें।